के जीवन में बहुत से बदलाव आएंगे। और आज हम दिल्ली के उन्हीं छात्रों और अभिभावकों के लिए सबसे जरूरी संवाद लेकर आए हैं। नई शिक्षा नीति पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मनीष, अभी तक तो दिल्ली में शिक्षा के मनीष मॉडल की बहुत तारीफ हमने सुनी और शिक्षा व्यवस्था में आप बहुत सारे बदलाव लेकर आए और अब ये शिक्षा का मोदी मॉडल आ गया है। अब मनीष सिसोदिया जी कैसे देखते हैं शिक्षा के मोदी मॉडल को? मुझे लगता है ये मनीष मॉडल या केजरीवाल मॉडल या मोदी मॉडल की बात नहीं है। बात यह है कि भारत को कैसी शिक्षा चाहिए, इंडिया मॉडल उसकी ज़रूरत है और एक इफेक्टिव मॉडल की ज़रूरत है। इफेक्टिव मॉडल होना चाहिए। हम जो भी बात करें, मोटे तौर पे मैंने इसको जो पढ़ा है शिक्षा नीति को, इसमें यह समझ में आ रहा है कि हाईली रेगुलेटेड और लेस फंडेड है। इसमें रेगुलेशन की बात काफ़ी की गई है, इसमें नए नए बॉडीज बनाने की बात की गई है, रेगुलेटर बनाने की बात की गई है, स्कूल्स को रेगुलेटर करेंगे, बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए अलग से बॉडीज होंगी, लेकिन फंडिंग की बात नहीं की गई है। फंडिंग कैसे सुनिश्चित करेंगे? जो बात 1966 से की जाती रही है कि 6% जीडीपी का फंड हम एजुकेशन पे लगाएंगे, वो 1966 से आज तक पॉलिसी में लिखा हुआ है, लेकिन किया नहीं किसने। आज फिर पॉलिसी में लिख दिया गया, कोई करेगा नहीं। वही 3% एजुकेशन पे खर्च होगा, 2% एजुकेशन पे खर्च होगा, तो कैसे काम चलेगा? अच्छी बातें लिखी गई हैं, कई सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? जी मनीष जी, लेकिन कुल मिलाकर ये जो नई शिक्षा नीति आई है, आप कह रहे हैं फंडिंग को लेकर एक सवाल तो वो है ही, लेकिन नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से किस तरह से अलग है और देश के भविष्य को ये कहां पर लेकर जाएगी? मुझे लगता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि पिछले 5-6 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमें बहुत ज़्यादा रेगुलेटर्स नहीं चाहिए, हमें टीचर्स को फैसिलिटी देनी है। जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था ठीक हो, उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल की अच्छी ट्रेनिंग्स दे दी जाएं। अब आप कहें, मतलब कौन नहीं मानेगा, हम ये कहेंगे सब बच्चों को समान शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी बात है, ये तो हमने कभी भी मना नहीं किया। लेकिन आज भी नई शिक्षा नीति में भी हम बात कर रहे हैं कि हाँ जी, सारे बच्चों को समान शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन ये शिक्षा नीति आगे चल के कहती है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, यानी 3 साल के बच्चे हैं, 3 से 6 साल के बच्चे, उनको कुछ बच्चों को आंगनवाड़ी में एजुकेशन दी जाएगी, कुछ बच्चों को प्री प्राइमरी नर्सरी केजी में एजुकेशन दी जाएगी। अब अगर कुछ बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे और कुछ बच्चे प्री प्राइमरी में पढ़ेंगे, तो एक समान शिक्षा कैसे होगी? कहां से आएगा वह एक समान शिक्षा का मॉडल? जिन लोगों ने ये शिक्षा नीति लिखी है, क्या वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में पढ़ाना चाहेंगे? क्या वो भेजेंगे कि नहीं साहब, अब एक समान शिक्षा लागू हो गई है, हम अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में भेज देते हैं, और जिनके बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं उनको हम प्री प्राइमरी मॉडल में भेज देते हैं? तब तो होगा। जी और मनीष जी, जो मुझे इसमें अहम बात नजर आ रही है, एक जो फोकस है वो इस बात पर है कि शिक्षा का जो अंग्रेजीकरण है वो खत्म होगा और 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होगी। अंग्रेजी में जो पढ़ाई है वो अनिवार्य नहीं रहेगी, अंग्रेजी मात्र एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो ये अंग्रेजी भाषा पर जो कम फोकस है, सरकारी विद्यालयों में तो खैर हम देखते ही हैं कि अंग्रेजी पर थोड़ा कम फोकस होता है और मातृभाषा पर जोर दिया जाता है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि अब ये मानकर चला जाए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, अब उसमें भी अब हिंदी पर ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए, 5वीं साल तक के बच्चे को, 5वीं क्लास तक के बच्चे को बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम अंग्रेजी सिखाएं। दिल्ली में भी बहुत सारे अच्छे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जहां हम 5वीं क्लास तक बिल्कुल अंग्रेजी नहीं सिखाते। हिंदी में, उर्दू में, जो भी उसकी भाषाएं हैं वहां उसमें सिखाते हैं, पंजाबी में। लेकिन उसके बाद 6ठी क्लास से वो बच्चा इतना परफॉर्म करता है कि 8वीं 9वीं तक या 10वीं तक आते आते उसमें और जिस बच्चे ने प्राइमरी क्लास इंग्लिश में पढ़ी उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है, बल्कि कई जगह वो बेहतर कर रहा होता है, क्योंकि उसको फंडामेंटल बहुत क्लियर हो गए अपनी मातृभाषा में। तो ये एक अच्छा सुझाव है। हमें लगता है इसका फर्क पड़ेगा देश के दूर दराज के इलाकों में, गरीब परिवारों के इलाकों में, जहां
स्कूल में एक भाषा बोली जाती है, घर में एक भाषा बोली जाती है, दोनों के बीच बच्चा उलझ जाता है। ये अच्छा प्रयास है और इसके लिए मैं सराहना करता हूं। इसीलिए मैंने कहा कई चीजें अच्छी हैं जो इसके नतीजे डालेंगी, दूरगामी नतीजे डालेंगी अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन मनीष जी, कहीं ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए फंड्स की है कि आवश्यकता कुछ हम अंग्रेजी को कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर देंगे इसमें, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की बात करते हैं तो देखिए अंग्रेजी की अपनी अहमियत है जिसे हम नहीं भूल सकते। तो मेरा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मातृभाषा पर ज्यादा फोकस और अंग्रेजी से कहीं हम ज्यादा ही कहीं दूर ना चले जाएं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर हम ये प्रयोग करेंगे और पूरे देश में करेंगे कि बच्चा फाउंडेशन ईयर्स अपनी मातृभाषा में सीखे तो उसकी एक अलग तरीके की ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद फिर उसको अंग्रेजी सिखाओ, जापानीज सिखाओ, चाइनीज सिखाओ, सब सिखाओ। आज भी कोई बच्चा चाइनीज बोलते, हमारे यहाँ चाइनीज फाउंडेशन ईयर्स में प्राइमरी एडिशन में नहीं सिखाई जाती है, या जापानीज या और इतनी सारी भाषाएं दुनिया भर में। लेकिन एक समय आता है ग्रेजुएशन तक आते आते एक बच्चा इतनी शानदार जापानीज बोल रहा होता है, इतनी शानदार स्पेनिश बोल रहा होता है, हम देखते हैं बच्चों को। तो वो भाषा बाद में सीखी जा सकती है, भाषा में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ग्रोथ जो है वो ग्रोथ का सबसे फाउंडेशन मातृभाषा में रख दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसका मैं पक्षधर हूं। ठीक है, यानी कि जो मातृभाषा है वो 5th क्लास तक उस पर जोर रहेगा, बाद में तो आप जितनी लैंग्वेजेस सीखें, जितनी भाषाएं सीखें तो वो हमेशा आपके लिए एक एडेड एडवांटेज रहता है, हमेशा आपको और ज्यादा सशक्त करता है। मनीष जी, एक और बात जो है इसमें कि स्ट्रीम सिस्टम जो है वो खत्म करने की बात कही गई है कि जो आर्ट्स का छात्र है वो बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकेगा, कॉमर्स का छात्र इतिहास की पढ़ाई भी कर सकता है, यानी कि एक खास पूल बना दिया जाएगा और आप अपना मनपसंद विषय उसमें चुन सकते हैं, जो कि अब तक नहीं होता था। स्ट्रीम से बाहर निकालना बहुत जरूरी था, अच्छी बात है, स्कूल्स को स्ट्रीम से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आगे की है। हायर एजुकेशन में अगर आप आज वोकेशनल सब्जेक्ट को मान्यता नहीं दे रहे हो, वोकेशनल, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल लेवल पर वोकेशनल लेने वाले बच्चे को कोई स्पेस नहीं मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आज किसी वोकेशनल सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। अगर आप हायर एजुकेशन में वोकेशनल को वो सम्मान नहीं दोगे और इस मल्टीडिसिप्लिनरी को वो सम्मान नहीं दोगे तो कैसे होगा। आपने मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस की बात की, लेकिन वहां भी एक गड़बड़ है। उसमें सबसे जो हायर एजुकेशन में मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं ये, वहां पर ये कह रहे हैं कि हम देश के सारे संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिन कर देंगे, यानी कि आप आईआईटी में फिल्म मेकिंग भी सिखाओगे और आईएफटीआई जो है फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट है उसमें आप इंजीनियरिंग भी सिखाओगे, एम्स में आप बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखाओगे और आईआईएम में आप मेडिकल भी सिखाओगे। लेकिन मनीष जी, वो स्पेशलाइजेशन तो कैसे होगा, क्योंकि एक आपका फोटे होता है कि आप इसमें अच्छे हैं, वो सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है। अगर हर सब्जेक्ट हर जगह पढ़ाया जाने लगा तो मुझे लगता है जो हम गुणवत्ता की बात करते हैं, क्वालिटी जो है, तो फिर उसमें तो गिरावट आएगी फिर ऐसे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कल कहा कि जो ये नीति कहती है कि हम हायर एजुकेशन पे सारे संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिन बना देंगे, ये गलती होगी। मल्टी डिसिप्लिन चाहिए, जैसे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मल्टी डिसिप्लिन है, दुनिया भर में ऐसा है। लेकिन हर देश में उसके कुछ सिग्नेचर इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस सेक्टर के लिए, जैसे मैनेजमेंट के लिए, मेडिकल के लिए, उसके लिए स्पेसिफिक रिसर्च के लिए, टैलेंट देने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप फोर्स करेंगे कि देश के सारे संस्थानों को हम मल्टी डिसिप्लिन बना देंगे, तो इसीलिए मैंने कहा ना, सारे संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिन बनाने का मतलब यही हुआ ना कि आपको आईआईटी वाले उसमें म्यूजिक भी सिखाना पड़ेगा और म्यूजिक वाले संस्थानों में आपको इंजीनियरिंग लानी पड़ेगी। कैसे लाओगे, ये असंभव है, इसमें घचमच हो जाएगी सारी। और आप जो देश के बड़े संस्थान हैं, उन्होंने जो पूरा नाम कमाया है पिछले 50-60 साल में, उनका नाम मिट्टी में मिल जाएगा अगर हमने इसको फोर्स किया तो। जी, और दूसरी बात, ये थोड़ा सा जो आप बात कह रहे हैं मनीष जी कि ये कंफ्यूजन जरूर हो जाएगी, तो इसमें देखिए ये तो एक फायदा हो सकता है छात्रों को कि अगर आर्ट्स का छात्र है, वो बायोलॉजी में बहुत अच्छा है, तो उसके पास ये चॉइस है कि वो दोनों सब्जेक्ट्स को ले पाए, दोनों विषयों को वो पढ़ पाए। लेकिन उसके बाद जब वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो वो जो स्ट्रीम होती है, एक लाइक माइंडेड सब्जेक्ट्स हम कहते हैं ना, जैसे मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल स्ट्रीम हो गई, तो फिर आप आगे अपने विषय कैसे चुनेंगे और उन विषयों का समावेश कैसे हो पाएगा, क्या वो बच्चा आगे जाकर करेगा, ये मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है देखने में पहली नजर में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। स्कूल लेवल पर डिसिप्लिन को खत्म करना, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको आगे क्लियर नहीं करेंगे, आगे आपको उसका रास्ता क्लियर नहीं होगा,
आपकी यूनिवर्सिटीज मल्टी डिसिप्लिन पहले से हैं, बच्चा उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में जा सकता है। आज 12वीं क्लास में फिजिक्स के साथ शायद म्यूजिक अलाउ नहीं होगा, लेकिन इस पॉलिसी के लागू करने के बाद कोई बच्चा अगर फिजिक्स या मैथमेटिक्स ले रहा है उसके साथ उसको म्यूजिक पढ़ना अलाउड होगा। कल जब वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, म्यूजिक की यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है, साइंस की यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है, ये अच्छी बात है। लेकिन हायर एजुकेशन के लेवल पर अगर आप एम्स को फोर्स करोगे, आप इंजीनियरिंग सिखाने शुरू करो, क्योंकि आप अब देश में मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसीज चलेंगी, तो काम नहीं चलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। जी, और इसमें यह भी है कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी। हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी, फिर इन दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ा जाएगा। इसे आप कैसे देखते हैं मनीष जी? नहीं, ऐसे नहीं। जो मैंने इसको पढ़ा मे बी इन्होंने ये कहा है कि हम बोर्ड के एग्जाम को इजी बनाएंगे। 10वीं और 12वीं परीक्षा का बोर्ड होगा और बोर्ड के एग्जाम को हम इजी बनाएंगे और 2 बार बच्चा परीक्षा दे सकेगा अगर चाहे। जैसे आजकल जेईई में होता है, बच्चा एक अटेम्प्ट देता है, दूसरा अटेम्प्ट भी देता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ अप्रोच है। इसमें हम मान के चल रहे हैं कि एग्जाम बहुत जरूरी है, एग्जाम और बोर्ड बहुत जरूरी है। तो ये जो पुराना माइंडसेट था पुरानी एजुकेशन पॉलिसी का कि साहब 3 वर्ष के अंत में 3 घंटे की हम बच्चे की परीक्षा लेंगे और उसी में देख लेंगे बच्चे ने कितना पढ़ा, ये ठीक नहीं है। आज दुनिया भर में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे देशों में जो प्रोग्रेसिव कंट्री है, यहाँ तक सिंगापुर जैसे छोटे देशों में भी कंटिन्यूस इवेल्युएशन मॉडल है। आप बच्चे को लगातार पढ़ाते जाते हैं और वो बात उसको समझ में आई कि नहीं आई, उसका इवेल्युएशन करते चले जाते हैं। उसके बाद आप फिर कोई फाइनल ईयर बोर्ड ईयर एग्जाम नहीं करते हैं, आप उसकी समझ के आधार पर उसको ग्रेड देके पूरे साल की समझ का मूल्यांकन करते हैं। आपको समझ का मूल्यांकन करने की बात नई बोर्ड पॉलिसी में लानी चाहिए थी। आप कहने लगे नहीं हम बोर्ड के पेपर को इजी कर देंगे। अरे बोर्ड के पेपर को इजी और हार्ड करने का सवाल थोड़ी है। सवाल यह है कि अभी आप रटने की योग्यता का परीक्षण करते हो, मूल्यांकन करते हो, आप समझने की योग्यता का मूल्यांकन करो। आप पेपर हार्ड रखो या इजी रखो, उससे कोई सवाल ही नहीं है। सवाल इसका है कि आप समझने की योग्यता का मूल्यांकन कैसे करोगे? देखिए, वो टेंशन तो कम होनी चाहिए छात्रों की कि वो नंबरों के फेर में ही ना पड़े रहें, उसी में ना उलझे रहें। वो टेंशन चलिए कम हो भी जाएगी, लेकिन जिस बात पर जोर दिया जा रहा है आज के दौर में कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो स्किल डेवलपमेंट है, ताकि आगे जाकर आपको नौकरियां मिल पाए, रोजगार मिल पाए, ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, वो आपको इस नई शिक्षा नीति में इस पर फोकस कितना नजर आ रहा है? बात की गई है लेकिन योजना कोई नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बात की गई है कई जगह हम वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। कैसे बढ़ावा दोगे आप? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों में वोकेशनल सब्जेक्ट के आधार पर एडमिशन नहीं मिलेगा तो आपकी पॉलिसी में वोकेशनल आप मंत्र की तरह 1000 बार लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? अगर, और एक बहुत बड़े कमी की तरफ ध्यान दिला रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया और वोकेशनल की बहुत अच्छे से पैरोकारी करते हैं और मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन अगर हम बैचलर ऑफ वोकेशनल देंगे और बीवॉक की हम उसको कहेंगे भाई आप बैचलर हो, लेकिन हम कहेंगे आप बैचलर तो हो लेकिन एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप आईएएस का, यूपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, भले ही आप बीवॉक आपने डिग्री ले रखी है, तो ये तो 2M दर्जे की डिग्री हो गई ना। फिर अगर हम बैचलर ऑफ वोकेशनल को, वोकेशनल की जो डिग्रीज लेके बच्चे आएंगे उसको हम 2M दर्जे का बैचलर मानेंगे और हम उसको यूपीएससी लायक भी नहीं मानेंगे, देश की सर्विसेज में, उसके रिक्रूटमेंट रूल्स में उसको जगह नहीं देंगे। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कई साल से कि आप बैचलर ऑफ वोकेशनल जो लाए हो उसको लिखिए कि वो यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए, देश की वो तमाम सर्विसेज के एग्जाम देने के लिए जहां कोई ग्रेजुएशन वाला एग्जाम दे सकता है, उनके लिए एलिजिबल है। पर आज आपकी नीति उस पर कोई बात नहीं कर रही है कि बैचलर ऑफ वोकेशनल को हम प्रमोट करेंगे, वैसे तो उसकी डिग्निटी को एस्टैब्लिश करेंगे। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आपसे जो ये संवाद था वैसे तो नई शिक्षा नीति पर था, मैं लेकिन अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं। वो कहते हैं जो हारी हुई बाजी जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं, और कोरोना के केसेस हम देख रहे हैं, लगातार दिल्ली सरकार की आलोचना हो रही थी और अब बहुत ही स्थिति जो है वो संभल गई है और आप अब वो हारी हुई बाजी जीतने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। बहुत ही संक्षेप में मनीष जी, चलते चलते ब्रेक पर जाने से पहले, ये संभव कैसे हो पाया? बहुत ही संक्षेप में। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के आज भी नहीं बैठना चाहते हैं। हम किसी भ्रम में नहीं रहना चाहते हैं कि बाजी जीत ली गई। कोरोना एक संघर्ष है, कभी भी दोबारा उठ सकता है और आज भी हम इसके लिए प्रिपेयर हैं। मानसिक रूप से भी दिल्ली को भी मैं कहना चाहूंगा कि ये मत मान लेना कि अब कोरोना दोबारा नहीं आएगा, कभी भी दोबारा हो सकता है, दोबारा स्पाइक आ सकता है। पर पूरी टीम ने यह मेहनत की है और दिल्ली के लोगों ने, डॉक्टर्स ने बहुत
सतर्क रह के इस पे काम करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो योजनाएं बनाई गई उसमें होम आइसोलेशन और घर घर ऑक्सीमीटर पहुंचाना, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह से दिल्ली उस पर अभी तक काबू पा पाई है, पर हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऐसे ही रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें आपने कई ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जहां पर शायद अब मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो आई है ये नई शिक्षा नीति, बहुत से बदलाव भी होते हैं आने के बाद, और कुछ चीजें हैं जिनको स्ट्रीमलाइन किया जाता है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है जो पॉइंट्स आपने उठाए हैं